बार जनता एक पांव पे खड़ी है, मुंहतोड़ जवाब देगी अगर बेईमानी होगा तो ये जो एग्जिट पोल है डिमोरलाइज करने के लिए है, इसलिए हम लोगों ने कहा निराश नहीं होना है, मजबूती से खड़े रहो। वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं फल्ला चैनल को, फल्ला चैनल को, फल्ला चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में लोकतंत्र को लूट लेने का प्लान बना लिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खेमा मिलकर के मतगणना के दिन कोई बड़ी साजिश, धांधली और बेईमानी करने जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में छावनी बनाकर पुलिस की फ्लैग मार्च करवाकर इसकी तैयारी की एक बानगी दे रही है और एग्जिट पोल पहले ही एक जमीन तैयार करने के लिए बिछा दिए गए हैं ताकि जब 14 नवंबर को परिणाम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में आए तो पहले ही ये तय था इसका माहौल एग्जिट पोल के बहाने कवर कर लिया जाए, यानी कह दिया जाए कि भाई ये तो पहले ही दिख रहा था। क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में लोकतंत्र को लूटने की साजिश पर अमित शाह के इशारे पर सारी तैयारी कर चुकी है? अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार की भूमिका क्या है, और नीतीश कुमार अगर यह सब होने दे रहे हैं तो बिहार का भविष्य क्या है, और अगर बिहार में लोकतंत्र लुट गया तो देश का भविष्य क्या है? जरा इस पर सोचना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। और इस बार देखिएगा, अभी सर्वे चलाया गया और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर्स में पैदा करेंगे, जहां बम ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। आज ये सारी बातों का संदेह इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बेहद गंभीर आरोप लगाए, सवाल उठाए, दावा किया कि महागठबंधन एक तरफा क्लीन स्वीप करने जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के इशारे पर यह सारा तैयारी करने का खेल किया जा रहा है कि बिहार में लोकतंत्र को लूट लिया जाए, और इस लूट और डकैती से बचाने के लिए बिहार के लोग एक टांग पर खड़े हैं और ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार जनता एक पांव पे खड़ी है, मुंहतोड़ जवाब देगी अगर बेईमानी होगा तो। लेकिन आपको इसके पीछे क्या लगता है? भारतीय राजनीति में अब तक का इतिहास क्या रहा है? कोई नेता, कोई पार्टी आई, उसने अपना मैनिफेस्टो रखा, उसने अपना एजेंडा रखा, नेता ने अपना व्यक्तित्व रखा, और विचारधारा के साथ राजनीति में हर दल अलग अलग दौर में सामने आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जनता के बीच जाते हैं। जनता कभी कम जनादेश देती है, बहुत सारे लोगों को नकार देती है, फिर कई बार परिस्थितियां बदलती हैं, वे चुनाव जीत जाते हैं, फिर परिस्थितियां बदलती हैं, जीते हुए लोग चुनाव अगली बार हार जाते हैं। लोकतंत्र का तकाजा ही यही है। ऐसे में जब हम बिहार को लेकर के इतना बड़ा संदेह कर रहे हैं तो किसी को लग सकता है कि महागठबंधन हार जाए तो लोकतंत्र हार जाए, और बीजेपी जीत जाए, एनडीए जीत जाए तो लोकतंत्र हार जाए। यह कैसी व्याख्या है? आपको भी अटपटा लग सकता है कि चुनाव के जीत हार को क्या लोकतंत्र से जोड़कर देखा जाना चाहिए? तब मैं कहूंगा कि इस वीडियो को आपके द्वारा आखिरी तक जरूर देखा जाना चाहिए, और कुछ सवाल जो आपके सामने रखे जा रहे हैं उन पर आपको भी तटस्थ होकर सोचा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 1984 में जब चुनाव लड़ती है तो 2 सीटें होती हैं। धीरे धीरे वो 89 तक आते आते कुछ और सीटों में इजाफा करती है। 1990 में मंडल लागू होता है, और मंडल लागू होने के बाद कमंडल की रथ यात्रा लेकर के बीजेपी के लोग ये कहते हुए निकल जाते हैं कि अब राम मंदिर बनवाना एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है और बीजेपी इस मुद्दे को लड़ेगी। बाद के दिनों में सुषमा स्वराज ये कहती हुई देश को सुनाई देती हैं कि राम मंदिर आंदोलन का, रथ यात्रा का फायदा सीधे बीजेपी को हुआ। देश ने देखा भी, मंडल के विरोध में जो कमंडल आया उसमें बीजेपी लगातार आगे बढ़ती गई, और उसके बाद 2003-04 तक
लगातार वो 3-4 बार थोड़े कम अंतराल से सरकार में रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के चमकते चेहरे शाइनिंग इंडिया पर चुनाव लड़े, हार गए। 2004 से 14 तक कांग्रेस रही और कांग्रेस यूपीए के साथ गठबंधन में शामिल रही। 2014 के बाद बदलाव क्या आता है? 2011-12 में अन्ना आंदोलन खड़ा होता है, जिस पर आज भी लोगों को संदेह होता है कि वो आंदोलन स्वाभाविक नहीं था, क्योंकि अन्ना हजारे आज भी जिंदा हैं, सकुशल हैं। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार और देश लूट रहा है, वो चुप है। इसका मतलब यह कि वो पूरा आंदोलन प्रायोजित था, लेकिन कुछ अच्छा सोचने वाले लोग समझ नहीं पाए और उस आंदोलन के साथ खड़े हो गए। 14 में सरकार बदल जाती है और उसके बाद चुनाव होते जा रहे हैं। 2019 में लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी को फिर से बहुमत मिल गया। 2024 का चुनाव किन परिस्थितियों में हुआ ये आपको भी पता है, लेकिन 19-20 के बाद से जाने कितने राज्यों में कितने तरह से पार्टियां तोड़ी गई, विधायक खरीदे गए, बेचे गए, सांसद तोड़े खरीदे गए और इसके बाद 2024 के चुनाव के लिए कह दिया गया था कि अब की बार 400 पार, ताकि संविधान बदलना है। एग्जिट पोल ने 400 350 सीटें एनडीए को दे भी दी थी, लेकिन यूपी के अखिलेश यादव के पीडीए ने बीजेपी के अहंकार का रथ रोक दिया। लेकिन उसके बाद आपको देखने को मिला होगा कि हरियाणा में जो हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद बिहार का नंबर है। अगर बिहार में स्वाभाविक तौर पर सहज चुनाव होना था तो इतनी हड़बड़ी में एसआईआर सब कुछ और उसके बाद बीजेपी का इतना ताकत से चुनाव प्रचार में उतरना, इतनी हड़बड़ी के बीच और उसके बाद एग्जिट पोल, इन सबको एक श्रृंखला में खड़ा कर लीजिए आप। एसआईआर का मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का बिल पहले ही सारे सांसदों को, विपक्षी सांसदों को बेदखल करके संसद से पास करवा लिया गया। पहले चुनाव आयुक्त कैसे नियुक्त होंगे वो बिल पास हुई और उसमें फिर विपक्ष का दखल खत्म हो गया। मनमाफिक चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए, उन्होंने अपने नियम कायदे बदल दिए। 45 दिन में सीसीटीवी डिलीट कर देंगे, चुनाव आयुक्त के ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता। और उसके बाद अब यह सुनने में आ रहा है कि चुनाव आयुक्तों ने यह फैसला लिया है कि अगर मान लीजिए बिहार में चुनाव की मतगणना होगी और मतगणना में वहां का जो मेन चुनाव अधिकारी है उस मतगणना स्थल का, वो अपने आप में सक्षम होता है कि जो जीता जो हारा, जीते वाले को सर्टिफिकेट देकर के चुनाव प्रक्रिया को घोषित कर दिया जाए कि पूरी हो गई। चुनाव आयोग ने पीछे वाले दरवाजे से चुपचाप एक नियम बदल दिया है कि अगर मान लीजिए नजदीकी जीत हार होती है तो ऐसे में आपको मुख्य चुनाव आयुक्त यानी बड़े अधिकारियों तक जाना पड़ेगा। और बड़े अधिकारी कैसे अमित शाह के टीटीएम करके बनाए जा रहे हैं ये तो आपके सामने है। बिहार में इसी बीच में एग्जिट पोल आया और एग्जिट पोल में ऐसी ऐसी कंपनियां आई जिनका पहले किसी ने नाम ही नहीं सुना था। और कल्पना करिए कि इतना प्रायोजित है कि उन कंपनियों के टुच्चे से सर्वे, जिसमें से कई लोग 200 सीटें एनडीए को दे रहे हैं 243 में से, उन सर्वेस को आधार बना करके टेलीविजन चैनलों को यह निर्देश दिया गया बीजेपी के इशारे पर कि इस पर चलाओ खबर कि भाई एग्जिट पोल में तो एनडीए एकदम स्वीप कर रहा है। और उसके बाद सारी खबरें ये चलने लगी कि भाई ये तो बाढ़ आ गई। उसमें भी 2-4 ऐसे सर्वे जो महागठबंधन को जिता रहे थे उनको कोई पूछता ही नहीं है। तो अचानक से कंपनियां आती हैं, अचानक से ये सर्वे करती हैं, अचानक से इनके सर्वे को इतनी तवज्जो मिलती है कि वो प्राइम टाइम की टेलीविजन डिबेट में शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद बिहार से जब ये पता लगाया जाता है कि वीवीपैट सड़क पर मिला, सीसीटीवी जो स्ट्रांग रूम में है वो बंद किए जा रहे हैं और उसके बाद फ्लैग मार्च हो रहा है और उन कंपनियों का फ्लैग मार्च हो रहा है जिसके लिए बीजेपी के ऊपर आरोप लगा कि 208 कंपनियां बाहर से बुलाई गई हैं, जिनमें बिहार के सबसे पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल से नहीं बुलाई गई क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। असम, मिजोरम से लेकर के देश के कई हिस्सों से बीजेपी शासित राज्यों से पुलिस फोर्स भेजी गई है और अब पुलिस फोर्स को निर्देशित करेंगे 68 चुनाव अधिकारी जो बीजेपी शासित राज्यों से भेजे गए हैं। और ये सब महागठबंधन ने कई बार आरोप लगाया है, लेकिन टेलीविजन इस पर डिबेट नहीं करता है, इसलिए आपको भी लगेगा कि ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। अब उन्हीं कंपनियों से फ्लैग मार्च कराया जा रहा है ताकि दहशत हो जाए कि कोई चू न करे। और होगा क्या, 2020 में पहले ही हो चुका है। तेजस्वी प्रसाद ने आज पटना में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बाकायदे इन तमाम बातों को इशारे में बताया कि आप कैसे उस मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जो पाकिस्तान पर कब्जा करवा रही थी, पीओ को हथियार ले रही थी, उस गोदी मीडिया को ऐसे ऐसे एजेंसी से सर्वे करवा के देते हैं जिनका सैंपल साइज नहीं पता, जिनका मेथड नहीं पता, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, जिनका किसी नाम नहीं सुना, और उसके बाद मीडिया वो खबर चलाने लगता है जो अमित शाह और पीएमओ लिख करके देते हैं और उसके बाद ये सारा खेल होता है।
ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं, फल्ला चैनल को, फल्ला चैनल को, फल्ला चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। कौन सी एजेंसी आई है? नहीं नहीं, नामू पता है आपको? क्या मेथोडोलॉजी है, सैंपल साइज क्या है? और वही सारे तो बंगाल भी जिता रहे थे, घुसपैठिया ला रहे थे। आपका चैनल तो और घुसपैठिया ले आया था। बताइए कितना घुसपैठिया आया? आप लाहौर कब्जा करवाए थे कि कराची? तो सब वही कर रहे थे। ये सर्वे तो भैया झारखंड हरा रहा था, बंगाल हरा रहा था। ये वही गोदी मीडिया का जो एजेंसी है, और हाँ 24 में ये लोग कह रहे थे कि 400 पार, कहीं गोदी महान टीटीएम करने वाले चैनल जो है मोदी जी का 400 पहुंचा दिया गया था। कहाँ आके गिरे वो किसी को पता ही नहीं। तेजस्वी यादव ने आगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देशवासियों को बताया कि 2020 में बिहार बेईमानी का शिकार हो चुका है। अचानक बीच में काउंटिंग स्लो कर दी जाती है और फिर कुछ देर के लिए काउंटिंग बंद कर दी जाती है, और जब वहां पर कोई सवाल करता है तो वहां लाठी चार्ज होता है और कोई ऐसा काम न कर पाए, इसलिए पहले से ही माहौल बनाकर देर रात को जाकर के कई परिणाम घोषित किए गए, जिसमें महागठबंधन के लोग चुनाव जीत गए थे, उन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया। अब आप कोर्ट में जाइए, अब आप मीडिया से कहिए, मीडिया में जाएंगे तो मीडिया कहेगा कि जनता ने आपको चुनाव हरा दिया, अब आप बौखलाहट में बोल रहे हैं। कोर्ट में जाएंगे तो अभी तक कोई मामला ही नहीं आएगा। जैसे एसआईआर अभी भी कोर्ट में है। और पता है, कल जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट में बैठे न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की कि भाई इतना सेंसिटिव चीज होती है वोटर लिस्ट को हम पब्लिक कैसे कर दें। यही भाषा बीजेपी बोल रही है, यही भाषा चुनाव आयोग बोल रहा है, और यही भाषा कोर्ट बोल रही है। और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भैया तुम वोट को लूट रहे हो, डकैती डाल रहे हो। और यही बात जब होगी तो कोर्ट में जाएंगे भी तो मिलेगा क्या न्याय। इसीलिए तेजस्वी यादव ने बाकायदे इस बात का संदेश जारी किया कि काउंटिंग स्लो करा करके, जिला मुख्यालयों में फ्लैग मार्च करा के, दहशत पैदा करके जो महागठबंधन का क्लीन स्वीप है उसे बीजेपी की तरफ मोड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर्स में पैदा करेंगे, जहां बम ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। आप देखिएगा पिछले बार भी लोगों ने 2020 में बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए वोट दिया था, वो तो बेईमानी हुई, मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को, प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये बात कहा भी कि एग्जिट पोल से माहौल बनाया गया है। एग्जिट पोल क्या करेंगे? एग्जिट पोल झारखंड में बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे, धाराशाही हो गए। 400 पार कर रहे थे, धाराशाही हो गए। कई और जगहों पर बुरी तरह धाराशाही हुई। उत्तर प्रदेश में 80 में से 70-72 सीटें दे रहे थे बीजेपी को, 35-37 पर आकर के बीजेपी रुक गई, धाराशाही हो गए। जैसे यूपी का उदाहरण है, तो उनके एग्जिट पोल में और उनके अपने सर्वे में तो 2 ही तो जीत रहे थे, कि एक भी नहीं जीत रहे थे हम? नहीं, एक भी नहीं जीत रहे थे। अगर सही तरह से उनकी सुना जाए तो बीजेपी पूरी हरा रही थी, हमें 0 कर रही थी। याद कीजिए, आप याद कीजिए। और फिर क्या हुआ, उनको कितना बुरे हारे।
कुछ जगहों पर कभी कभी सही भी साबित होते हैं, लेकिन इन सब से माहौल बना करके, टीटीएम वाला माहौल, टीटीएम मतलब समझते हैं, जो तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, ताबड़तोड़ तेल मालिश किसकी? बीजेपी के आकाओं की, जो दिल्ली में बैठे हैं, जो चुनाव को मैनेज करते हैं। सोचिए, एक समय लोकतंत्र चुनाव लड़ करके जीता जाता था, तब लोकतंत्र बचता था। अब चुनाव मैनेज किया जाता है, कैसे फ्लैग मार्च होगा, कहां होगा, कब होगा, काउंटिंग स्लो कब होगी, काउंटिंग तेज कब होगी, काउंटिंग आगे कैसे बढ़ेगी, काउंटिंग पीछे कैसे होगी, और मीडिया इस पर कोई नहीं बात करेगा। टीटीएम वाला मीडिया, तेजस्वी यादव ने मीडिया पर व्यंग करते हुए यहां तक कह दिया कि ये वही मीडिया है जो कभी पाकिस्तान कब्जा कर रही थी। जैसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने कह दिया, आपने क्या क्या कब्जा किया था? इस्लामाबाद की कराची। और ये वही मीडिया है जिसने सिने अभिनेता धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया। लोग भाजपा वाले श्रद्धांजलि देने लगे, बाद में खबर आ रही है कि भैया वो हॉस्पिटल से अपने घर जा रहे हैं, ठीक है, जिंदा है। इस एग्जिट पोल वालों ने तो कल धर्मेंद्र जी जो अभिनेता हैं उनको मार दिया था। आप समझ जाओ, गजब का न्यूज चैनल सब है भाई। और उसके बाद बीजेपी जब वोट को लूटेगी, लोकतंत्र को लूटेगी, तो आपको लगता है कि ये मीडिया उस पर चर्चा करेगा? तेजस्वी यादव ने इसका बड़ा गंभीर विश्लेषण किया है, सुनिएगा। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। इन तमाम बातों में एक बात तो तय है कि यह प्रक्रिया कोई नई नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और जितने लोगों को उत्तर प्रदेश की उपचुनाव याद न हो, या लोकसभा चुनाव भी, जिसमें से खास तौर पर फर्रुखाबाद में महागठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर नवल किशोर शाक्य लगभग 21-22 चरण तक लगभग 10,000 15,000 से लीड ले रहे थे। फिर अचानक बिजली चली गई और जितने कार्यकर्ता उनके वहां खड़े थे उनको लाठी लाठी पीट करके भगा दिया गया। लाइट बंद, काउंटिंग बंद, और लाठी चार्ज हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने नारेबाजी की कि भाई इतने घंटे हो गए, आप कोई जारी क्यों नहीं कर रहे, आप कितने चरण पूरे हो गए आपकी मतगणना के, कितना आपने कर लिया, उसको आप रिलीज क्यों नहीं कर रहे, मतगणना रुकी क्यों है, लाइट कटी क्यों है। अचानक जब यह सवाल विपक्ष पूछता है तो प्रशासन का उपयोग यही किया जाता है, लाठी चार्ज करेगा कि अरे आप सरकारी काम में बाधा दे रहे हैं, और जबकि ये सरकारी काम नहीं, भाजपाई काम होता है, क्योंकि ऊपर से निर्देश होता है। अखिलेश यादव फोन करते रह गए, डीएम ने फोन नहीं उठाया, और बाद में वो सीट भाजपा जीत गई। और सच्चाई में कह रहा हूं, जिला अधिकारी उस समय का फर्रुखाबाद का बेईमानी नहीं करता, बेईमान जिला अधिकारी था वो। मैं फिर कहता हूं, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, चाहे वो कोर्ट चला जाए, कहीं संस्था में चला जाए, सुना है बड़ा जिला मिला है उसको उस बेईमानी की वजह से, लाठी चलवाई। और जब हम लोगों ने फोन करने की कोशिश की, बात करने के लिए, फोन भी नहीं कर रहे, सोचिए, कोई सुनने वाला नहीं था, और रिजल्ट बदल दिया। तो ये सब बेईमानी बीजेपी करती है, इसीलिए ये सब करवाया है। ऐसे कई जगह पर हुआ। उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश के हुए वो तो इसका पूरे देश के सामने उदाहरण है। सरकार आज है, कल नहीं रहेगी। ये भाजपा की सरकार जब जाएगी तो मिल्कीपुर, कुंदरकी और कटहरी जैसे विधानसभा के उपचुनावों को बड़े बड़े सैंपल की तरह रखा जाएगा कि जब चुनाव हारने वाले लोग लोकतंत्र को कैसे तार तार करके, पुलिस का प्रयोग करके, चुनाव अधिकारियों का प्रयोग करके पूरा का पूरा लोकतंत्र लूट लिए थे। क्या यही होने वाला है बिहार में? इसीलिए फ्लैग मार्च पहले से, एग्जिट पोल की तैयारी पहले से, और ये सारी चीजें पहले से, ताकि जो क्लीन स्वीप महागठबंधन की तरफ होना था, अंतिम चुनाव परिणाम में वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाए, उसमें भी नीतीश कुमार कम हो जाए, बीजेपी सबसे ज्यादा हो जाए। 101 में से जैसे एक एग्जिट पोल ने 95 सीटों पर बीजेपी को जिताया, अंतिम परिणाम आए कि 101 में से 98 सीटों पर बीजेपी जीत गई। नीतीश कुमार कम हो गए लेकिन बीजेपी की सरकार बन गई। और अगर कहीं पर काउंटिंग स्लो हुई, काउंटिंग में कोई दिक्कत हुई और वहां कोई बोला, तो ये फ्लैग मार्च वाली बीजेपी शासित राज्यों से भेजी गई पुलिस और बीजेपी शासित राज्यों से भेजे गए चुनाव अधिकारी दिल्ली के निर्देश पर पटना और पटना के निर्देश पर वहां मतगणना स्थल पर अपना खेल शुरू कर देंगे। अंत में बीजेपी जब जीत जाएगी, विपक्ष बोलेगा तो यही मीडिया खड़ा करके बोलेगा कि जनता की अदालत में तो आप हार गए, अब आप खुन्नस में बोल रहे हैं। तो ये जो एग्जिट पोल है डिमोरलाइज करने के लिए है कि निराश हो जाए वर्कर,
इसलिए हम लोगों ने कहा निराश नहीं होना है, मजबूती से खड़े रहो। इनकी चंडीगढ़ वाली चोरी सबने पकड़ी है और सीसीटीवी और तमाम चैनलों पे और तमाम कैमरों पे इनकी चोरी लगातार पकड़ी जाती है, बेईमानी पकड़ी जाती है, इनकी हरकतें पकड़ी जाती हैं। तो बताओ चंडीगढ़ में चोरी किसने नहीं देखी? बताओ, कोई चैनल बता देना देखा हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? तो ये केवल भूमिका तैयार कर रहे हैं जिससे बेईमानी कर सकें। तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को एक पैगाम तो दिया कि बिहार एक पैर पर खड़ा है, अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार लोकतंत्र की लूट डकैती नहीं होने देगा। इस बार जनता एक पांव पे खड़ी है, मुंहतोड़ जवाब देगी अगर बेईमानी होगा तो। ये फ्लैग मार्च कराने से कुछ होने वाला नहीं है। लोकतंत्र को अगर खत्म कीजिएगा तो बिहार के लोग लोकतंत्र को खत्म, मिटने मरने नहीं देंगे। अभी तेजस्वी को जब सुन रहे थे तो आपको लगा कि एक नेता में यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो अपने कार्यकर्ता को बोले कि भाई तुमने वोट दिया, तुम चाहते हो कि सरकार बदले, लेकिन वो वोट अगर सही से गिना ना जाए, कोई साजिश कर दे और मीडिया उस साजिश को दिखाए ना, चुनाव आयोग उस साजिश में शामिल हो, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग हो, तो क्या चुपचाप तमाशा देखते रहोगे? कोई भी कुर्बानी देनी पड़े अपने लोकतंत्र में, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए संविधान में वोट के अधिकार को अगर बचा नहीं पाए तो तुम्हारे बच्चे तो गुलाम होंगे। ये चुनाव का कोई मतलब नहीं निकलेगा। यह पैगाम देकर के महागठबंधन में ऊर्जा का संचार देने का काम किया। और मैं तो यह भी कहता हूं, एक ऐसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें राहुल गांधी भी बैठे हो, तेजस्वी भी बैठे हो, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता, सारे नेता बैठ करके कल ये कहें कि अगर चुनाव परिणाम कहीं से भी छेड़खानी की तरफ आगे बढ़ता है, जिसकी पूरी गुंजाइश है, 2020 में यही हुआ था, अगर ऐसा होता है तो फिर इसका अंजाम लोकतंत्र में सही नहीं होगा। ये उन अधिकारियों को संदेश जाए जिनको तेजस्वी ने आज भी कहा कि उनको यह संदेश दे दिया गया होगा, सरकार तो हमारी बन रही है, जो हम कहेंगे वो करते रहना, तुम कहोगे तुमको प्रमोशन मिल जाएगा। बीजेपी ने यही उत्तर प्रदेश में किया। उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे अधिकारी लगाए गए जो उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया को तहस नहस कर दिया। क्या बीजेपी बिहार में भी वही करने वाली? बीजेपी ने बिहार में पैसे बांटे, बीजेपी ने बिहार में ट्रेनें चलवाई, बसें चलवाई, ताकि वोटर वहां जाकर के कौन कौन फर्जी वोट डाल रहा है सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कोई चुनाव आयोग जिंदा है? कहीं चुनाव आयोग ने एक सवाल पूछते हुए देखा आपने? बीजेपी के नेताओं का गांव में विरोध, बीजेपी के नेता का कहीं वोट बढ़ने का कैलकुलेशन नहीं दिख रहा। मुकेश सहनी बीजेपी के साथ थे, वो आ गए इधर, डिप्टी सीएम बन गए, उनका पूरा वोट शिफ्ट हुआ महागठबंधन में। आईपी गुप्ता के 20-25 लाख वोटर वो महागठबंधन में जुड़े, महागठबंधन में यूथ का वोट मिला। और आप करो महागठबंधन हार रहा है 50-60 सीटें। इसका मतलब यह कि वो तैयारी है जिसमें बीजेपी की जीत को नॉर्मल साबित हो जाए। महिलाओं ने वोट दे दिया, ये हो गया, वो हो गया, अंडर करंट था। लेकिन बिहार इतना नादान राज्य तो नहीं है। ऐसे में क्या वाकई बीजेपी की साजिश होने वाली है या साजिश चल चुकी है? क्या बिहार उस साजिश को होने देगा या बिहार कुछ ऐसा करेगा जिसका असर पूरे देश पर होने वाला है? क्योंकि बिहार में अगर यही हो गया तो बाकी कौन लड़ेगा साहब? सोचिएगा और अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप क्या मानते हैं। और अगर आप बिहार से हैं तो ये जरूर बताइएगा कि क्या वाकई बीजेपी की लहर थी और जो मीडिया दिखा रहा है वो कितना सही है। इस वीडियो में इतना ही। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब या फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही बहुत जरूरी विषयों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।